हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो यार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यार कुछ 2 मिनट के लिए आपसे बताना है, कुछ दिल की बातें हैं वो आपसे शेयर करना है। दोस्तों प्लीज ये 2 मिनट तक ध्यान से सुनिएगा, फिर आपका जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, आप लोग के लिए यार जो आपने डिमांड किया उसके लिए यार हम लोग ने ये बैच जिसका नाम है दोस्तों विराट बैच, ये हमने लॉन्च कर दिया है। लेकिन यार इसमें ना मुझे आप लोग की जरूरत है, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, देखो एक चीज आपको पता होगा कि हमारा जो मेन चैनल है JR ट्यूटोरियल्स, JR कॉलेज उसका एक पार्ट है, ठीक है। JR ट्यूटोरियल्स पे आप देखोगे तो 11th स्टैंडर्ड का साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम दोनों के ही पूरा पूरा सिलेबस हमने लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रख दिए हैं। तो जो भी बच्चा यार 11th में है, समझ लो यार फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो जो भी पढ़ना है, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि यार हमने एक नया चैनल JR कॉलेज लॉन्च करके उसके ऊपर वापस से पूरा पूरा पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यूजुअली हम रेस्ट कर सकते थे, लेकिन आप लोग का डिमांड आया कि सर हमें न्यू वीडियोस भी चाहिए, एक नया बैच बनाओ। तो देखो यार, आप लोग के लिए ही हम लोग एक नया बैच हमने जिसका नाम विराट बैच है और नया चैनल पे JR कॉलेज पे सेपरेट तरीके से डाल रहे हैं ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। यूजुअली JR ट्यूटोरियल्स पे क्या होता था कि 6 के वीडियो भी आ रहे हैं, 7 के भी आ रहे हैं, 8 9 10 11 12 सभी के वीडियो आ रहे हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि हमारा वीडियो कब आएगा, हमारा वीडियो कब आएगा। लेकिन यार हमने JR कॉलेज चैनल इसीलिए बनाया, मेहनत इसीलिए कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं जिससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हर बच्चा यहां पे सेपरेटली आके पढ़ाई कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं का बच्चा, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 10वीं तक का सेपरेट कर दिया JR ट्यूटोरियल्स पे, 11 12 अलग कर दिया। तो यार ये जो चीज हमने किया ये आप लोग के लिए किया है, तो इसमें मुझे आप लोग के साथ की जरूरत है। क्योंकि हम यहां पे अगर मेहनत कर रहे हैं तो यार बस इतना सा एक उम्मीद यह है कि हमारा वीडियो हर बच्चा देखे, क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं। तो अगर बच्चा मेहनत करेगा, अपने तरफ से भी अच्छा मेहनत करेगा, वीडियोस देखेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा, तो सबसे ज्यादा खुशी हमें ही मिलती है दोस्तों। तो प्लीज मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखें और अच्छे से अपनी तरफ से भी पढ़ाई करें। और एक और चीज जो आप हमारे लिए कर सकते हैं वो है दोस्तों, ये वीडियो को शेयर करके अपने सभी जो भी फ्रेंड्स 11वीं में होंगे, प्लीज एक बार बोलना, रेकमेंड करना उनको कि JR कॉलेज पे आके, जो कि JR ट्यूटोरियल का ही पार्ट है, उनको बोलना ये चीज कि JR कॉलेज चैनल JR ट्यूटोरियल्स का ही पार्ट है। ऑब्वियसली वही चैनल है, समझ लो, ठीक है। सब लोग वही हैं, मैं भी वही हूं, ठीक है। तो प्लीज एक बार आके वीडियोस हमारे देखें, क्वालिटी की कमी है नहीं और क्वांटिटी भी हम दे रहे हैं, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी दे रहे हैं। डेली बेसिस पे 3 से 4 वीडियोस अपलोड होंगे आपके लिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन आप लोग का साथ, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखना और प्लीज शेयर करते रहना, ठीक है। तो प्लीज शेयर कर देना, बस इतना ही बोलना था। आगे की शुरुआत करेंगे। आज का वीडियो क्या लाया हूं, 11th बायोलॉजी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, मैंने ही स्टार्ट किया ऑब्वियसली। तो पहला चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों लिविंग वर्ल्ड, ये चल रहा था हमारा। और जैसा कि मैंने बताया ये चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, पूरा चैप्टर में ही बहुत सारी चीज इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें दी है। ऑलरेडी पहला लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेक्चर भी डाल दिया, आप जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, एक है हर्बेरियम, दूसरा है बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऐसे कुछ चीजें हैं, म्यूजियम्स है। ये सब चीज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, फटाफट से हो जाएगा, छोटा ही लेक्चर होगा। लेकिन अगर आप ये सब चीज सीख लोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ईजी लगेगा ये सभी मैथमेटिक्स, माफ करना बायोलॉजी। देखो मैथमेटिक्स निकलता है मुझसे क्योंकि यार आई एम ए मैथमेटिक्स प्रोफेसर, बायोलॉजी भी मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन ज्यादा अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं, फोकस मेरा उस पर ही होता है, इस पर कभी कभी निकल जाता है। कोई बात नहीं, माइंड मत करिएगा। इंस्टाग्राम मेरा आईडी दिया हुआ है, ठीक है, जरूर से मुझे फॉलो कर लेना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। और जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो अभी लेक्चर में चल रहा है, उसमें जो भी हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ये सभी चीज जो डिजिटल बोर्ड पे दिखेगा उसको हम PDF में कन्वर्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाले हैं हमारे JR ट्यूटोरियल ऐप के नोट्स के सेक्शन में। तो आप जरूर से ऐप को डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, वहां पे नोट्स के सेक्शन में नोट्स आ रहे होंगे आपके लिए, जरूर से प्यार देते रहना, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे लेक्चर की। तो सबसे पहले हम कहां पे थे, आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स कंप्लीट कर लिया था। उसके पहले हमने बहुत सारी जो चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक है डायरेक्टली उस पे आते हैं, जो कि है दोस्तों हर्बेरियम। तो टैक्सोनॉमिकल एड जैसे मैंने बोला अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग जो सिस्टमैटिक्स होता है, जो ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी हम स्टडी करते हैं, तो या तो वो हर्बेरियम से पॉसिबल है, बायोडाइवर्सिटी पार्क से, जूलॉजिकल पार्क से, म्यूजियम से, ऐसे कई अनगिनत टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो नंबर 1 इज दैट, फर्स्ट वन इज हर्बेरियम। व्हाट डू यू मीन बाय हर्बेरियम? सबसे पहला सवाल ये होता है। तो एक छोटा सा स्टोरी सुना चाहता हूं हर्बेरियम का। हर्बेरियम इज नथिंग बट, सबसे पहले कुछ डेफिनेशन बता दूं। हर्बेरियम जो है एक ड्राइड प्लांट का स्पेसिमेन है, यानी कि आप कोई भी प्लांट ले लो, प्लांट बोल रहा हूं, ट्री नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप पेड़ समझोगे, मोटे मोटे स्टेम होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल कोई प्लांट्स की बात कर रहा हूं। कोई प्लांट है उसमें फ्लावर निकला हुआ है, वैसे प्लांट को लोगे अगर, उसको कुछ कट करके कुछ हिस्सा ले लिया उसका और उसको रख के उसको आप सुखा रहे हो, ड्राई कर रहे हो, जैसे जो मजनू कैटेगरी के लोग होते हैं, मजनू यार आज के डेट में सभी करते हैं यार ठीक है। क्या करते हैं वो, गुलाब ले लेते हैं एंड गुलाब
किसी को गिफ्ट करते हैं, यानी कि जो भी फीमेल है उसको देते हैं, या फिर कोई फीमेल होती है मेल को गिफ्ट करती है, गुलाब देते हैं। अब गुलाब क्या होता है, कोई कुछ लोग जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने बुक में रखते हैं उसको। अब बुक में रखने के बाद क्या होता है, लगभग 5 महीना 6 महीना जब बीत जाता है ना, तो आप देखोगे वो गुलाब जो है वो सूख जाता है, और उस जो बुक है ना उसके प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा चपटा भी हो जाता है। तो वही चीज को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बेरियम बोलेंगे। तो हर्बेरियम इज नथिंग बट व्हाट, अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, जिसको प्रेस किया जाता है। प्रेस मतलब एकदम दबाया जाता है, एकदम दबा के चपटा किया जाता है। ट्रीटेड एंड माउंटेड ऑन ए स्टैंडर्ड साइज शीट टू प्रिजर्व इट, यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज का शीट होता है। जैसे बचपन में आपने ड्राइंग बनाया, ड्राइंग शीट होती है A4 A3 साइज की, वैसे एक स्टैंडर्ड साइज की क्या होती है, एक शीट होती है, जिसमें इस प्लांट को, दिख रहा है आपको, इस प्लांट को क्या है, सुखा के, जैसे ये प्लांट जो है वो रोज का दिख रहा है मेरे को, ठीक है, गुलाब का फूल बना हुआ है, उसकी पंखुड़ी है, उसके लीव्स है, उसका एक स्टेम है, ठीक है, तो काट के उसको क्या कर दिया है, सुखा के, दबा के, और इस चार्ट पेपर के ऊपर, जिसको शीट कहते हैं, उसके ऊपर क्या कर दिया, चिपका दिया गया। ये क्यों किया जाता है, ताकि इसको प्रिजर्व किया जा सके। प्रिजर्व क्यों करना है, सवाल ये भी उठता है। तो प्रिजर्व इसलिए करना है कि जब भी आप इस हर्बेरियम में जाओगे तो ऐसे लाखों अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट का हर्बेरियम यानी शीट पे वो लगा हुआ रहेगा। तो मान लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको प्लांट्स के बारे में रिसर्च करने में बहुत मजा आता है, मुझे आगे जाके बॉटनी करना है, यानी जो प्लांट्स के रिलेटेड चीज होती है उसको बॉटनी कहते हैं, बोटानी। जैसे एक होता है जूलॉजी, जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है उसको जूलॉजी बोलते हैं बायोलॉजी के फील्ड में, और जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है उसको बॉटनी कहते हैं। तो जो बॉटनी होता है, अगर मैं इंटरेस्टेड रहूंगा तो उस सभी प्लांट्स के बारे में मैं देखूंगा कि ये कौन सा प्लांट है, इसका स्पेसीज का क्या नाम है, इसके जीनस का क्या नाम है, करेक्ट है कि नहीं, इसका फैमिली का क्या नाम है, होते हैं ना, सभी के प्लांट्स होते हैं, फैमिली होते हैं, स्पीसीज होते हैं, जीनस होते हैं, ठीक है। जैसे रोजा साइनेसिस, ठीक है, अगर आप देखोगे हिबिस्कस, शू फ्लावर पता है ना, शू फ्लावर हिबिस्कस, मम्मी को पूछना, अड़हुल का फूल बोलते हैं उसको। तो जो शू फ्लावर था उसका नाम है रोजा साइनेसिस, ठीक है। तो ऐसे हर एक इंसान का भी साइंटिफिक नेम होता है और प्लांट्स का भी एक साइंटिफिक नेम होता है, और साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पेसीज होते हैं। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले। थोड़ा सा हिंट दे दिया, लेकिन वो चैप्टर जब आएगा तब मैं पढ़ा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन बात कर रहे थे हम लोग हर्बेरियम की। तो जैसे मैंने बोला, इसको प्रेस किया जाता है। और एक और चीज बता दूं कि ये जो हर्बेरियम है, इसको किसने कॉइन किया था, मतलब ये वर्ड सबसे पहली बार किसने उजागर किया, कौन सा साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट मतलब बायोलॉजिस्ट था वो, पिट्टन डे डोर्नीफोर्ट। क्या था, पिट्टन डे टोर्नीफोर्ट, जो भी नाम है इसका, वो था पिट्टन डे टोर्नीफोर्ट, जो कि अपने बुक एलिमेंट्स करके एक बुक उन्होंने लिखा था, इसका जिक्र उन्होंने इस बुक में किया हुआ था हर्बेरियम का, कि एक ऐसा प्लांट्स का स्पीसीज को एकदम सुखा के, दबा के, चपटा करके उसको शीट में लगाया जाए, और उसके जो भी पार्ट्स है उसका क्या करते हैं लोग, उसका डेट, उसका प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से कलेक्ट किया गया, कौन सी तारीख को कलेक्ट किया, उसके सभी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन कि क्या क्या उसके अंदर क्लासिफाई, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि यार उसके जीनस का नाम क्या है, स्पीसीज का नाम क्या है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, क्या किंगडम है, किंगडम तो प्लांट है, ठीक है। ये सभी चीज क्लासिफिकेशन, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन इस शीट में लिखा रहेगा, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति आएगा उसको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये कौन से कैटेगरी का प्लांट है। इसको हर्बेरियम बोलते हैं। अब जो भी प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, कि क्या विशेषताएं हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें से फूल निकलता है, वो फूल का क्या काम आता है, ऐसे अलग अलग टाइप के इसके कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे इंसान का भी एक कैरेक्टर होता है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वैसे प्लांट्स के भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आगे आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। किंगडम प्लांट जब आएगा, प्लांट्स के बारे में हर एक चीज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, बहुत मजेदार होगा। लोकल नेम, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं उसका लोकल नेम अलग होता है। जैसे मैंने बोला एक प्लांट है हिबिस्कस, अब हिबिस्कस बोलते हैं, शू फ्लावर बोलते हैं, ये इसका लोकल नेम है। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, साइंटिफिक नेम हो जाता है उसका रोजा साइनेसिस, ठीक है, रोजा साइनेस। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियन सेपियन, हम लोग होमो सेपियन है ना, वैसे वो रोजा साइनेसिस है, तो उसका लोकल नेम हो गया। फिर उसको किसने कलेक्ट किया, मतलब कोई इंसान ही होगा जिसने इसको कलेक्ट करके हर्बेरियम बनाया होगा, उस कलेक्टर का नाम, नेम ऑफ द कलेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट्स। फिर उसका लेबल लगाया जाता है, ये आपको दिख रहा है एक्सट्रीम राइट कॉर्नर शीट का। जब हर्बेरियम बन जाता है तो उसके राइट कॉर्नर में उसका जो भी कलेक्टर का नाम होता है, या फिर जो भी लेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लेबल लगाया जाता है लोअर राइट कॉर्नर में, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां लिखा रहे कि क्या उसका कैटेगरी है, कैसे उसका कैटेगरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे, समझ में आ रहा है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि हर्बेरियम आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में हर्बेरियम के ऊपर क्वेश्चन आता है। और एक और चीज जो मैं स्टोरी आपको बता रहा था शुरुआत में, जो मैंने बोला ना कि स्टोरी बताना है, स्टोरी ये है कि जब आप 11th में रहोगे, हो सकता है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में आपको ये परफॉर्मेंस करने के लिए दिया जाए, आपको 5 दिन 7 दिन का टाइम दिया जाएगा और आपको बोला रहेगा कि हर्बेरियम बना के लाओ। मैंने खुद ने हर्बेरियम बनाया था, वो भी हिबिस्कस के प्लांट का ही बनाया था। हिबिस्कस का एक टुकड़ा फूल निकला हुआ, उसका जो स्टेम था थोड़ा सा मैंने कट करके इतना बड़ा करके और उसको मैंने सुखाया था। सुखाने के लिए मैंने क्या यूज किया था, आयरन होता है ना, आयरन प्रेस मारते कपड़े को हम लोग स्त्री मारते हैं, उसके ऊपर दबा दिया था, सूख गया और चपटा हो गया। 2 दिन में मैंने तैयार किया था। लेकिन ये चीटिंग आप लोग मत करना, आप लोग थोड़ा आराम से दबा के प्रेशर करके 7-8 दिन में तैयार करना, अच्छे से सूख के अच्छे से बनेगा हर्बेरियम। ठीक है, जरूर से करना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और मुझे कॉमेंट करके भी बताना। शुरुआत करते हैं अगले चैप्टर की, माफ करना अगले टॉपिक की। ठीक है,
अगला टॉपिक जो है वो है बोटानिकल गार्डन। व्हाट डू मीन बाय बोटानिकल गार्डन? अब नाम में मैंने देखो बोटनी का मतलब मैंने बताया था, दैट इज द स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज द बॉटनी। तो बोटानिकल गार्डन ऑब्वियसली एक ऐसा गार्डन होगा जिसमें कई सारे प्लांट्स होंगे और उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा, और या फिर उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं, कैरेक्टर्स और इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो क्या है बोटानिकल गार्डन? एक ऐसा प्लेस है, प्लेसेस वेयर द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज, ऐसा प्लेस जिसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में जितने भी अलग अलग कोने हैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज के प्लांट उगते होंगे, तो हर कैटेगरी के प्लांट्स को जितना भी मुमकिन हो सके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर दुनिया में करोड़ टाइप के प्लांट्स है तो बोटानिकल गार्डन में करोड़ टाइप के प्लांट मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है। हर बोटानिकल गार्डन में आप देखोगे तो अलग अलग मिलेंगे आप, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोटानिकल गार्डन। लेकिन बोटानिकल गार्डन की एक विशेषता ये भी है कि दुनिया में जो भी प्लांट्स होंगे उसके कहीं ना कुछ आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज या फिर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो प्लांट्स को लाया जाता है अलग अलग कोने में से, यहाँ पे एक ऐसा जंगल जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और उसको सुटेबल इन्वायरमेंट भी दिया जाता है, और साथ ही में प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है इन द साइंटिफिक एंड द सिस्टमैटिक मैनर। यानी जो तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, उस तरीके का यूज करके यहाँ पे प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए अलाउ किया जाता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सुटेबल कंडीशन में ही ग्रो करते हैं। जैसे आम का पेड़ को चाहिए गर्मी तभी वो आम देगा, तो उसको सुटेबल कंडीशन देना पड़ेगा। तो वैसे दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के वैरायटीज ऑफ प्लांट्स होंगे उसके ही पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से साइंटिफिक तरीके से वहां पे उसको क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर जो भी कंडीशन है प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके उस पर्टिकुलर बोटानिकल गार्डन में। समझ में आ रहा है? देखो ग्रेट बनियान ट्री, ये सब बोटानिकल गार्डन्स के एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स को क्या किया जाता है? लेबल किया जाता है। क्यों लेबल किया जाएगा? तभी तो सामने वाला जब घूमने आएगा, जैसे हम लोग कहीं हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूजियम जाते हैं घूमने, बोटानिकल गार्डन घूमने जाते हैं। ठीक है ना, इसके पहले जूलॉजिकल पार्क, इसके बाद पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क, ऐसे जगह पे घूमने जाते हैं जिससे उनको एक तो अच्छा भी लगता है और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जो ये सब चीज में रिसर्च करते हैं ना वो सब यही जगह घूमने जाते हैं। कभी देखा है हम लोग कभी गए घूमने म्यूजियम? बहुत कम लोग जाते होंगे। आप में से कितने लोग गए हैं जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम या फिर बोटानिकल गार्डन? गए हो क्या? नहीं गए होंगे। ठीक है, कमेंट करना जो जो गए होंगे और कहां पे गए होंगे वो फटाफट से कमेंट करना। ठीक है, तो प्लांट्स को लेबल किया जाता है ताकि पढ़ने वाले को क्या मिल सके? इंफॉर्मेशन मिल सके, और उसको साइंटिफिक एंड लोकल नेम्स, जो भी उस पर्टिकुलर प्लांट्स का लोकल नेम होगा जिस भाषा में उसको बुलाते होंगे, और साथ में उसका साइंटिफिक नेम जो होगा वो वहां पे लेबल किया जाता है। और बायोडाइवर्सिटी के लिए ये बोटानिकल गार्डन बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है, क्योंकि यार ये एक ऐसा जगह है जहां पे जो भी प्लांट लवर है या फिर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको एक ही जगह पे कई सारे वैरायटी ऑफ प्लांट के बारे में स्टडी करने मिल जाता है, और एक तरीके से प्लांट यहाँ पे सिक्योर भी होता है। समझ लो कुछ ऐसे प्लांट्स है जो कभी खत्म भी हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर गार्डन के अंदर यानी बोटानिकल गार्डन के अंदर आप देखोगे तो उसको प्राइवेट और पर्सनल जो भी उसको कंडीशन चाहिए था, फेवरेबल कंडीशन चाहिए था, वो वहां पे उसको मिल रहा है, इसके लिए वो जिंदा रहेगा वहां पे ज्यादा समय तक, तो वो कंजर्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, फॉर बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। ये सब चीज इसलिए किया जाता है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? बहुत इजी टॉपिक। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब क्या है हमारा टॉपिक? म्यूजियम। अब म्यूजियम के बारे में हर कोई जानता होगा, हर कोई बच्चा मूवीज देखता है, आज के डेट में हर कोई बच्चा बाहर कुछ ना कुछ देखता है, तो उसको आइडिया होगा कि म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम में खास करके एक ऐसा जगह होता है जहां पे अलग अलग पुरानी वस्तुएं रखी जाती है। जैसे आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी, तो रोबोट जब डिसेंबल हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके एक म्यूजियम में उसको रखा जाता है, फिर वो बच्ची जाती है लास्ट में देखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, जो भी पुराने वस्तु होते हैं, जो कीमती वस्तु होते हैं, कुछ एंटीक पीसेस होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये सबको म्यूजियम में रखा जाता है। तो क्या है यहाँ पे बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू म्यूजियम क्या है? तो प्लेसेस वेयर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब ये एक ऐसा जगह है, बायोलॉजी वाला म्यूजियम की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा जगह है जहां पे प्रिजर्व्ड मतलब उसको स्टोर करके रखा हुआ, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स के प्रजाति और एनिमल्स के कुछ प्रजाति को प्रिजर्व करके स्टोर करके रखा गया, और वो जिंदा नहीं होंगे। मतलब प्लांट्स तो ऑब्वियसली सूखा होगा, और एनिमल्स के भी क्या होंगे? रिमेन्स होंगे, यानी फॉसिल होंगे, डेड बॉडी टाइप का रहता नहीं क्या, वैसा उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और ये क्यों भी रखा जाता है? क्योंकि यार तभी तो उसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट है जो करते रहते हैं कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहते, और बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के जो ये होते हैं लोग, वो कुछ ना कुछ खुदाई करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, तो उससे उनको कभी कभी कुछ मिलता है। तो एक साइंटिस्ट था बीच में, उसको क्या मिला? डायनासोर का कंकाल मिला। तो इससे क्या साबित हुआ कि एक टाइम पे डायनासोर थे। ये स्टोरी नहीं है ना जो हमने पढ़ा आज तक कि एक टाइम था कि डायनासोर हुआ करते थे और उसके बाद खत्म हो गए, तो ये स्टोरी नहीं है, इसका सबूत हमें मिला है कि डायनासोर की बड़ी बड़ी हड्डी मिली है। तभी तो हमने इमेजिन किया कि ये डायनासोर ऐसे दिखते होंगे, ये हड्डी के आधार पर इतने बड़े साइज होते होंगे उनका। तो ये सब चीज इमेजिनेशन नहीं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सबूत वी गॉट, जो हमें प्रूफ मिला है उसके आधार पे हमने ये चीज को निर्माण किया है। और ये चीज भी हो सकता है कि 100% सच ना हो, तो ये भी चीज पॉसिबल है। लेकिन जो भी
प्लांट्स और एनिमल के जो स्पेसिमेन होते हैं उसको रखा जाता है। और किससे रखा जाता है? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या होता है? इट इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन, मतलब कोई चीज को सड़ने से बचाने के लिए। जैसे अभी मुझे आपने देखा होगा कि जैसे डेड बॉडीज होती है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि हॉस्पिटल्स में आप जाओगे, डेड बॉडी को अगर 3 दिन 4 दिन तक रखना है तो उसमें केमिकल लगाते हैं। केमिकल कौन सी है? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन नाम का एक केमिकल होता है जो डेड बॉडीज पे लगाया जाता है, जिससे वो सड़ता कम है या फिर बहुत रेयर चांस होता है सड़ने का। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, स्पेसिमेन होते हैं, उसके ऊपर ये फॉर्मलिन का यूज किया जाता है। और ये फॉर्मलिन किससे बनता है? लगभग 10 to 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? एक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड। जब ये आप केमिस्ट्री हो जाएगा, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो फॉर्मल्डिहाइड इट इज ए केमिकल जिसमें 10 से 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसको फॉर्मलिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पेसिमेन की मैंने बात की, फॉर्मलिन लगा के उसको स्टोर किया जाता है। ये स्टोर किसमें किया जाता है? ये स्टोर किया जाता है ट्रांसपेरेंट जार में। ठीक है, बर्नी होती है, डब्बे, पता है डब्बे, ट्रांसपेरेंट कांच के या फिर प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट जार होते हैं और उसमें इसको स्टोर करके रखा जाता है विद द केमिकल, सो दैट कि यार मैं अगर घूमने जा रहा हूं, म्यूजियम मुझे देखना है, तो वो उसका मुझे एक पूरा शेप दिखेगा प्लांट का या फिर जो भी एनिमल रहेगा उसका दिखेगा, और मैं उसको ट्रांसपेरेंट जार के हेल्प से देख पाऊंगा आर पार कि यार ये कैसा था, इस पर्टिकुलर एनिमल या फिर इस पर्टिकुलर प्लांट का स्पेसिमेन कैसा था। और उसके ऊपर लेबल लगा रहता है ताकि उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल सके कि ये प्लांट है तो किस कैटेगरी का है या फिर एनिमल है तो किस कैटेगरी का है। ठीक है, तो बहुत सारे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब चीज भी आपको म्यूजियम में देखने मिल जाते हैं। अलग अलग आप म्यूजियम में जाओगे। और साइंस, ये जो साइंस है कि द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये साइंस को क्या कहा जाता है? टैक्सीडर्मी कहा जाता है। तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछता है कि द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नोन एज डैश, तो आप क्या बोलोगे? टैक्सीडर्मी। ये साइंस को क्या कहा जाता है? टैक्सीडर्मी कहा जाता है। और ये जो सूखे स्पेसिमेन्स जो होते हैं, नॉर्मल तौर पे देखा जाए, इसको म्यूजियम्स में खास तौर पे रखा जाता है। ठीक है ना, जो सूखे सूखे अलग अलग टाइप के ड्राइड प्लांट्स की मैंने बात की वो भी रखा जाता है। फिर बहुत सारे शेल्स रखे जाते हैं, कीड़े, इंसेक्ट्स अलग अलग कैटेगरी के जो शायद रेयर होंगे, स्केलेटन होते हैं, कंकाल होते हैं अलग अलग जानवरों के, जैसे मैंने बताया डायनासोर का, तो ऐसे अलग अलग स्केलेटन ये आपको देखने मिल जाएगी म्यूजियम में। और इसका उपयोग क्या है? बायोडाइवर्सिटी का स्टडी करने के लिए, ताकि जो भी पर्टिकुलर इंसान है उसको उस चीज का इंफॉर्मेशन मिल सके और उसके बारे में और ज्यादा वो डीप में स्टडी कर सके और रिसर्च कर सके। तो यही उसका उद्देश्य होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ज्यादा सिंपल। समझ में आ गया क्या होता है म्यूजियम? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा हमारा, उम्मीद करता हूं क्या है, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, 2 टॉपिक और बचे हैं, जूलॉजिकल पार्क फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क, जैसे मैंने बोला, जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द एनिमल्स। तो जूलॉजिकल पार्क का मीनिंग क्या होगा? ऑब्वियसली आप बता सकते हो। बोटैनिकल गार्डन क्या था? प्लांट्स के बारे में। वैसे जूलॉजिकल पार्क क्या होगा? एनिमल्स के बारे में। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज जनरली नोन एज जू। आप जू घूमने जाते हो, जू जो भी बोलना है बोल लो। ऐसी जगह, जू को नॉर्मली चिड़ियाघर बोलते हैं आई गेस हिंदी में, करेक्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जू को चिड़ियाघर बोलते हैं। तो हम चिड़ियाघर जाते हैं जिसमें हम लोग को भालू, शेर, टाइगर, ऐसे अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स देखने मिल जाते हैं, ताकि हम लोग कभी करीब से देख सके कुछ जानवर को। आज के डेट में जू बहुत कम हो गए फिर भी कंपैरेटिवली, लेकिन इसको जनरली जू कहा जाता है। और अलग अलग टाइप के वाइल्ड एनिमल्स आपको इस जू में देखने मिल जाएंगे। तो ऐसे दुनिया में अलग अलग टाइप के जू होते हैं। इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में आप जाओगे तो अलग अलग कैटेगरीज के जू देखने मिल जाएंगे, जहां पे अलग अलग टाइप के वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो उनको क्या किया जाता है? सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करके और उनको केयर प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको जंगल से पकड़ के लाया जा रहा है और जंगल में ही, मतलब पकड़ के लाने के बाद उसको सुटेबल कंडीशन नहीं दी जा रही होगी। उनको सुटेबल कंडीशन दी जाती है, उनको जो चाहिए होता है, खान पान उनका जैसा होता है उसको वैसा प्रोवाइड भी किया जाता है। अगर टाइगर को पकड़ के लाया जा रहा है तो टाइगर को क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है, एनिमल्स की बॉडी चाहिए होती है ना, तो उसको ऐसा प्रोवाइड भी किया जाता है। और ये नेचर है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट कंडीशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि मतलब उनको इस कंडीशन में रखा जाता है जू में कि वो, उनको ऐसा फीलिंग आए कि वो लोग अपने जंगल में ही रह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लेकिन ज्यादातर उनको वैसा ही फीलिंग दी जाती है नेचुरल कंडीशन की। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है? ये जूलॉजिकल पार्क का मकसद क्या है कि अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स को लाके, वाइल्ड एनिमल्स को लाके उनके बारे में स्टडी किया जाए। तो स्टडी ऑफ द फूड, कि वो कैसे खाते हैं, उनका हैबिट क्या होता है, उनकी लाइफ वो कैसे जीते हैं, उनका नेचर क्या होता है, गुस्सा कब आता है, अच्छे कब रहते हैं, क्या करते हैं, बिहेवियर कैसा रहता है। तो एनिमल्स का अलग अलग बिहेवियर अगर आपको जानना है तो ये जूलॉजिकल पार्क में ये एनिमल्स को लाके वो लोग रिसर्च करते हैं। तो आपने डिस्कवरीज देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स पे, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जंगल में क्या करते हैं लोग, कैमरा पीछे छोड़ देते हैं, रोबोट वाला कैमरा या फिर एक पर्टिकुलर फिक्स कैमरा लगा देते हैं ताकि एनिमल्स का बिहेवियर एब्जॉर्व कर सके। अब मुझे बताओ कि यार इतना पैसा खर्च, इतना भारी भरकम लाखों लाखों वाला कैमरा भारी भारी छोड़ देते हैं ऐसे जंगल में, तो मतलब कुछ तो उद्देश्य होगा ना। ये उद्देश्य यही है क्योंकि ये काम आता है हमारी रिसर्च के लिए, और रिसर्च आज के डेट में सबसे ज्यादा कीमती है। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि एक टाइगर है तो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या है, वो क्या खाना पसंद करता है, कैसे रहना पसंद करता है, उसका मूड कैसा आता है, बिहेवियर कैसा है, कहां रहता है जाके, किस तरीके का खाना पसंद करता है, कौन से एनिमल को अपना आहार बनाता है, ये सभी चीज
अलग अलग जानवर का ये सब चीज से हमें पता चलता है, हम लोग जब जू में अलग अलग एनिमल्स को लाके रखते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ हो गया और कैटलॉग, ये सब क्या है, अलग अलग टूल्स है जिसके हेल्प से बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर पाते हैं। इन कंडीशनल अगर बात करो, फ्लोरा हम प्लांट लाइफ के बारे में बोलते हैं, मैनुअल इंफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग, की जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज की, कौन से टाइप का स्पीसीज है। जैसे आप देखोगे तो लायन में भी स्पीसीज होती है, टाइगर में भी स्पीसीज होती है, डॉग में भी अलग अलग स्पीसीज होती है। तो ऐसे अलग अलग जानवर की अलग अलग स्पीसीज और उसके कैसे कैसे ग्रुप है, उसका मोनोग्राफ कैसा है, वो सभी चीज स्टडी किया जाता है इस जूलॉजिकल पार्क में। एंड दैट्स व्हाई ये जूलॉजिकल पार्क में अलग अलग जानवर को लाके इसके ऊपर रिसर्च किया जाता है ताकि आप लोग को भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। करेक्ट है, समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय जूलॉजिकल पार्क? बहुत ज्यादा सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उम्मीद करता हूं ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है बायोडिवर्सिटी पार्क। अब बायोडिवर्सिटी मतलब पता ही, जैसे आपको पता है विविधताएं हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं और इवन एनिमल्स की अगर बात करूं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, आज महाराष्ट्र में जो प्लांट्स दिखते हैं, हो सकता है आप कश्मीर में चले जाओ तो दूसरे प्लांट्स दिखेंगे, हो सकता है एमपी में चले जाओ तो कोई और प्लांट दिखेंगे। तो यानी दुनिया में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्लांट्स होते हैं, साथ ही में विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इसको स्टडी तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही पार्क बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसमें इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज यानी अलग अलग कैटेगरी के प्लांट्स, अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स यानी उनके जो स्पीसीज होती है उनको रखा जाता है, असेंबल किया जाता है, सो दैट द मल्टीपल पीपल विच आर गोइंग देयर विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लांट्स और पर्टिकुलर एनिमल्स। ठीक है, तो कंजर्वेशन किया जाता है सबसे पहले तो नेचुरल हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि अगर दुनिया में जंगली जानवर को या फिर जो भी जानवर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हो सकता है वो लोग आपस में ही मार वीर के खत्म कर ले अपने आप को, या फिर नेचर के हिसाब से वो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगा तो वो डेथ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यार हमको एक चीज पता है कि यार ये जानवरों को भी हमें बचाना है और बचाने के लिए उनको पर्टिकुलर एक कंडीशन देना पड़ेगा। तो हमें ऐसा फील होता है, इसके लिए आप देखोगे कि आज के डेट में गवर्नमेंट ये सब चीज के बारे में ज्यादा सोचती है। गवर्नमेंट ये नहीं सोचेगी कि वो खड्डा, रास्ते में खड्डा आ गया उसको क्लोज करना है, गवर्नमेंट पहले ये सोचेगी कि चीता को कैसे लाना है। बराबर है कि नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो पॉलिटिक्स तो है, वो बात नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन ये सब चीज सच है, क्योंकि यार ये भी बहुत जरूरी भी है। हमें लगता नहीं जरूरी है लेकिन है जरूरी। ठीक है, ये सब चीज समझ में आना चाहिए। सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन डिग्रेडेड एंड बैरन लैंडस्केप, तो जो भी ऐसी जगह है जो एकदम डिग्रेड हो चुके हैं, मतलब खत्म होने की कगार पे ऐसी जगह होती है ना, जैसे रेगिस्तान की हो गया या फिर कोई दलदल वाला इलाका हो गया, ठीक है ना, या फिर कोई एकदम बंजर जमीन है, तो उसमें यहां पे लाइफ जो एनिमल्स रह रहे हैं वो नहीं जी पाएंगे, उस हिसाब से वहां से एनिमल्स या फिर प्लांट्स को लेकर आया जाता है। एग्जांपल के तौर पे एक बहुत अच्छा बायोडायवर्सिटी पार्क है, कहां है? लेट उत्तम राव पाटिल बायोडायवर्सिटी पार्क। ये उत्तम राव पाटिल के नाम पे रखा गया है ये बायोडायवर्सिटी पार्क, जो कि कहां आता है? महाबलेश्वर। तो जो बच्चा महाबलेश्वर के आसपास रहता है जरूर से विजिट करके आना इस पार्क में और बताना मुझे कि क्या क्या है इस पार्क के अंदर, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज हेल्पफुल फॉर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी हम लोग को लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, लिविंग थिंग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से प्लांट के टाइप्स है, स्पीसीज है, इवन एनिमल्स के जो स्पीसीज है, तो ये सब चीज के बारे में हमें एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, मुझे अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। तो मैं एक ही जगह बायोडायवर्सिटी पार्क चले जाऊंगा, उसमें मेरे को बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स के स्पीसीज के बारे में जानने मिल जाएंगे और बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स के बारे में भी जानने मिल जाएंगे। तो ये सभी चीज जो है ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, और इसीलिए शायद ये बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो बनाए गए होंगे। और ये इकोसिस्टम को भी बैलेंस करता है, उसके नेचर के बारे में हमें बताता है और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी हमें बताता है। और ये सभी चीज जरूरी भी है हमारे सबके इंटर रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ह्यूमंस अगर जिंदा रहना चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग का परचम लहराए, ऐसा हम सोचते हैं ना कि और आगे 100 साल 300 साल 10 साल 1000 साल इस प्रकार से हमारा ह्यूमैनिटी मेंटेन रहे, तो बाकी जानवर और प्लांट्स को भी मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर कोई एक नहीं चीज रह पाएगा, यानी कि अगर सिर्फ ह्यूमन बीइंग रहने आ जाए तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग जिंदा नहीं रह सकते, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स को भी रहना उतना ही जरूरी है और उतना ही जरूरी प्लांट्स को भी रहना है। और तभी ये इकोसिस्टम जो है वो एक बैलेंस रहेगा और हमारी पृथ्वी ऐसी ही हरी भरी रहेगी और ऐसे ही लाइफ उस पर चलता रहेगा। और इसमें से कोई भी अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है, प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, एनिमल्स खत्म हो जाते हैं, ह्यूमंस खत्म हो जाते हैं, तो ये पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ये भी एक सच बात है। करेक्ट है, समझ में आ गया, क्लियर है? तो चलते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा होगा दैट इज की। और डू मीन बाय की नथिंग बट द इंफॉर्मेशन जो कि हमें रिलेट करेगा हमारे सेकंड चैप्टर से। तो टैक्सोनॉमिकल एड हमने पढ़ा, हर्बेरियम पढ़ा, बोटानिकल गार्डन पढ़ा, जूलॉजिकल पार्क पढ़ा, म्यूजियम पढ़ा, बायोडायवर्सिटी पार्क, इतने सारे हमने टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ लिए, प्लांट्स के बारे में, एनिमल के बारे में। और ये क्यों था? बिकॉज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफिकेशन एंड विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम। ठीक है, एंड ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर भी बेस होते हैं। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? यानी कि अपोजिट कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो
एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बताते हैं और उसके विपरीत में अलग कैरेक्टर, जैसे मेल एंड फीमेल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों के कैरेक्टर्स भी अलग अलग। मेल का कैरेक्टर अलग है, मेल के हार्मोन्स अलग है, फीमेल का कैरेक्टर अलग है, फीमेल के हार्मोन्स अलग है। वैसे ही प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स हाइट में बड़े होते हैं। पी का एग्जांपल, पी प्लांट के बारे में आपने 10वीं में पढ़ा होगा, 9th में भी एक चैप्टर था पी प्लांट के, वटाना का प्लांट, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, पढ़ा है कि नहीं पी प्लांट? आपको याद आएगा ये सब चीज। देखो आप लोग अगर जिसने भी हमारे वीडियोस देखे कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, मैं ट्रस्ट के साथ कह सकता हूं उसको ये सब चीज याद होगा। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट याद है? तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमने देखे थे कि कोई ऐसा प्लांट होता है जिसके फ्लावर अलग कलर के आते, कोई ऐसा प्लांट वही कैटेगरी का प्लांट जिसके फ्लावर अलग कलर के आते। रोज का एग्जांपल दिया था मैंने, लाल गुलाब भी होता है, सफेद गुलाब भी होता है, पीला गुलाब भी होता है। क्यों ऐसा? रीजन है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है वही तो। और ये जो कैरेक्टर्स है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्सेप्ट होते हैं और कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, डिपेंड करता है। और यही जो स्टेटमेंट है जो की के अंदर होती है, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इसी को लीड कहते हैं, यानी कुछ इंफॉर्मेशन जो है इसी को लीड कहते हैं। अब ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन एक और चीज यहां पे बोला गया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डीप में क्लासिफिकेशन है कि यार क्या चीज दिया है, किस प्रकार उसके बोलते हैं ना किंगडम क्या रहेगा, उसका डिवीजन क्या रहेगा, सब किंगडम क्या रहेगा, ठीक है, फाइलम क्या रहेगा, क्लास कौन सा रहेगा, ऑर्डर कौन सा रहेगा, जीनस स्पीसीज, ये सभी चीज सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एज वेल एज सम एनिमल्स विच आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। यानी हम पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर में सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसका मतलब ये साफ है कि इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर होता है कंप्लीट, और इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड ये भी होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ के काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम मेहनत करते रहेंगे और आप लोग के लिए डेली बेसिस पे वीडियोस लाते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन बस आप लोग को एक सपोर्ट हमारा करना है, जो कि आप लोग को अपने सभी दोस्तों को इन्वाइट करना है इस चैनल पे, कैसे भी करके लेकर आ रहा है उनको बोलना है पढ़ो यहां से, बहुत ज्यादा अच्छा चैनल महसूस होगा आपको और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कंसेप्चुअल नॉलेज आपको यहां से मिलेगा, ताकि आप लोग अपना फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट कर सको। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लगा, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना दोस्तों, आपके लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है और हमें और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।